हम लोग जीव विज्ञान में चर्चा करेंगे एक नया चैप्टर जेनेटिक्स, आनुवांशिकी, कक्षा 11 जीव विज्ञान। चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी, आनुवांशिकी, जेनेटिक्स जिसको कहते हैं, आनुवांशिकी। अब जेनेटिक्स में हम लोग 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। शुरुआती टॉपिक्स आपके हैं आनुवांशिकी, आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिकी, आनुवांशिकी, आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिकी, आनुवांशिक लक्षण, और उसके बाद आनुवांशिकी, आनुवांशिक लक्षण 2 टॉपिक हो गया। और तीसरा टॉपिक है आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिकी चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स। तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं कि आनुवांशिकी है क्या हमारा। आनुवांशिकी, आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिक पदार्थ का अध्ययन करते हैं, और हमें इन लक्षणों के अध्ययन से हमें जानकारी होती है कि किसी भी माता पिता के जो लक्षण हैं वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक पदार्थों का, आनुवांशिक लक्षणों का और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक पदार्थों के स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान की वह शाखा कहलाती है आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। अब दूसरा जो हमारा है आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण क्या है? माता पिता के ऐसे लक्षण जो वंशागत होकर बच्चों में स्थानांतरित होकर बच्चों में दिखाई देते हैं। यानी माता पिता के ऐसे लक्षण जो बच्चों में भी दिखाई दे, ऐसे लक्षण को हम लोग आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इसका एक दो उदाहरण आप देख लीजिए। आनुवांशिक लक्षण की अगर हम बात करें तो घुघराले बालों का होना, जैसे किसी माँ बाप के अगर घुघराले बाल हैं, अगर बच्चों में भी ऐसे ही घुघराले बाल आ रहे हैं तो वह लक्षण कहलाएगा आनुवांशिक लक्षण। या माँ बाप की भूरी आंखों का होना, अगर उनकी भूरी आंखें हैं, बिल्ली जैसी आंखें हैं, तो वो माँ बाप के ऐसी आंखें हैं अब बच्चों में भी आ रहा है, तो ऐसे लक्षण को हम लोग आनुवांशिक लक्षण कहेंगे। अब जैसे यहाँ पर 2 उदाहरण मैंने दिया, घुघराले बालों का होना और भूरी आंखों का आना। उसके बाद एक और उदाहरण देख लीजिए आप, लंबापन, बौनापन, उसके बाद गोरा होना, काला होना, ये सब आनुवांशिक लक्षण हैं। और तीसरा आपका है जो आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो है आप जानते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी भी जीव के ऐसे पदार्थ जो माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, उन पदार्थों को आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ में मुख्य है डीएनए और आरएनए। डीएनए आरएनए मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है। तो आनुवांशिक पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं
जीवधारी के अंदर पाए जाने वाले ऐसे जेनेटिक मटेरियल हैं जो माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। ऐसे पदार्थ को हम लोग आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। तो आनुवांशिक पदार्थ में आरएनए है, डीएनए है। आरएनए और डीएनए मुख्य है जो माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। तो एक बार हम फिर से क्लियर करना चाहेंगे कि आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिक गुणों का, आनुवांशिक पदार्थों का और माता पिता के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना, इसका अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा कहलाती है आनुवांशिकी। आनुवांशिक लक्षण आप देख लेते हैं। आनुवांशिक लक्षण किसी भी जीवधारी के ऐसे लक्षण हैं जो उनके माता पिता से उनके बच्चों में स्थानांतरित होते हैं। ऐसे लक्षण को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जैसे भूरी आंखों का होना, भूराले बालों का पाया जाना, और उसके बाद लंबापन, बौनापन, गोरापन, कालापन, ये सब आनुवांशिक लक्षण हैं। आनुवांशिक पदार्थ जीवधारी के अंदर पाया जाने वाला ऐसा पदार्थ जो माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है और उसके बाद ले जाने का कार्य करता है, जो आनुवांशिक लक्षणों को ट्रांसफर करता है। ऐसे मटेरियल को जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। किसी भी जीवधारी के अंदर मुख्य जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए और आरएनए होता है। ये चीज इतना क्लियर हो गया है। उसके बाद तो आगे चलते हैं हम लोग। आनुवांशिकी की नींव, आनुवांशिकी की नींव, आनुवांशिकी, आनुवांशिकी की नींव, आनुवांशिकी की नींव, ये हमारा कक्षा 12 का चल रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम लोग मेंडलिज्म कहते हैं। इसमें मेंडल के नियम भी हैं। तो आनुवांशिकी की नींव, आनुवांशिकी की नींव देने वाला जो वैज्ञानिक है वह है ग्रेगर जान मेंडल। ग्रेगर जान मेंडल, ग्रेगर जान मेंडल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आनुवांशिकी की नींव किसने दिया, आधारशिला किसने रखा, आनुवांशिकी की आधारशिला किसने रखा। तो इसमें एक वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रिया देश के, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में, ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में ग्रेगर जान मेंडल चर्च में ईसाइयों के पादरी थे। फिर से एक बार सुनिए, ग्रेगर जान मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। आनुवांशिकी की आधारशिला, आनुवांशिकी की नींव देने वाले वैज्ञानिक ग्रेगर जान मेंडल ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में ईसाइयों में, चर्च में ईसाइयों के पादरी थे। इन्होंने सबसे पहले आनुवांशिकी की आधारशिला रखी, आनुवांशिकी की नींव डाली। तो एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि आनुवांशिकी के पिता कौन है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि ग्रेगर जान मेंडल आनुवांशिकी के पिता हैं। और एक क्वेश्चन और आता है कि आनुवांशिकी की नींव किसने रखी। तो उसका आंसर भी ग्रेगर जान मेंडल होगा। आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जान मेंडल है। अब ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में चर्च में ईसाइयों के पादरी थे और वहीं पर ये मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किए। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है कि ग्रेगर जान मेंडल का प्रयोग किस पौधे पर था। तो मटर के पौधे पर ग्रेगर जान मेंडल का प्रयोग मटर के पौधे पर था। तो हम यह कह सकते हैं मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। तो ग्रेगर जान मेंडल जो थे उनका जो प्रयोग था
अनुवांशिकी का जो प्रयोग था ग्रेगर जॉन मेंडल का, वह किस पौधे पर था? 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपका आंसर है मटर पर। और मटर का मतलब वैज्ञानिक उसका नाम है पारिसम सटाइव। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया कि अनुवांशिकी के पिता कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया, तो आपको बताना है पाइसम सटाइवम यानी मटर। मटर को अंग्रेजी में पी कहते हैं, पी प्लांट यानी मटर के पौधे पर, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है। यह लेग्यूमिनोसी फैमिली का प्लांट है, लेग्यूम प्लांट है। आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि लेग्यूम प्लांट का मतलब क्या है। लेग्यूम प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो दाल वाले पौधे होते हैं, उनको हम लेग्यूम प्लांट कहते हैं, और उस फैमिली को हम लोग लेग्यूमिनोसी कहते हैं। और एक खास बात लेग्यूम प्लांट्स की ये होती है कि इन पौधों के जड़ों में गांठें होती हैं, नोड्स होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, जिसमें राइजोबियम लिक्यूमेलोसारम नामक बैक्टीरिया होता है। और ये वायुमंडल की स्वतंत्र मुक्त नाइट्रोजन को, इन गांठों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया राइजोबियम लिक्यूमिनोसारम क्लास्ट्रीडियम, ये बैक्टीरिया होते हैं, ये वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को पृथ्वी में फिक्स कर देते हैं, और जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाने से फसल की पैदावार अच्छी होती है। यानी एक चीज यह क्लियर हुआ कि भूमि में जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है, वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन है, उसको भूमि में फिक्स करने वाला जो बैक्टीरिया है वो क्लास्ट्रीडियम है, और राइजोबियम लेग्यूमिनोसारम जो लेग्यूमिनोसी फैमिली में पाया जाता है। तो अब एक चीज आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि पी प्लांट्स को ग्रेगर जॉन मेंडल ने सेलेक्ट किया, तो कुछ खास बात रही होगी कि उसने क्यों सेलेक्ट किया। तो हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। मटर के पौधे का चुनाव, मटर के पौधे का चुनाव। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन ये है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो जेनेटिक्स के जन्मदाता कहे जाते हैं, उन्होंने मटर के पौधों को ही क्यों चुना, दूसरा कोई प्लांट क्यों नहीं चुना उन्होंने। ये चर्च, ईसाइयों के चर्च में पादरी थे, ईसाइयों के पादरी थे, वहीं पर चर्च में ही इन्होंने उद्यान मटर का चुनाव किया, मटर के पौधे का चुनाव किया। और इन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, ये खास बात यहां पर ये है, और इसको हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला बात ये था कि मटर के पौधे का उन्होंने चुनाव क्यों किया। मटर के पौधों को एक वर्ष में कम से कम 3 बार उगा सकते हैं। तीन से चार बार उगा सकते हैं। और किसी भी पौधे को अगर 3 से 4 बार उगाया जाए तो उसके अध्ययन में सुविधा होगी, उसके स्टडी में सुविधा होगी। यानी हम उसका जो ऑब्जर्वेशन करेंगे, निरीक्षण करेंगे कि कैसा लक्षण है, कैसा नहीं है, इस चीज का हमें नॉलेज होगा कि मटर के पौधे का हमने अगर चुनाव किया है तो किस तरीके से उसका कौन सा लक्षण आ रहा है, कौन सा लक्षण नहीं आ रहा है, क्या हमारा रिस्पांस है, हमारा जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है उस पर क्या रिस्पांस है। तो इस चीज को इसलिए मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया कि उन्होंने एक वर्ष में 3 से 4 बार उसका हम लोग फसल ले सकते हैं, तो हमें अगली पीढ़ी के नए लक्षणों की जानकारी होगी।
दूसरा उन्होंने ये बताया इसलिए मटर के पौधे का चुनाव किया कि इसमें स्वयं परागण होता है। स्वयं परागण आसानी से होता है, स्वयं परागण आसानी से होता है और परागण के लिए कहीं अन्यत्र किसी भी अन्य स्रोत की जरूरत नहीं होती है, अन्य माध्यम की नहीं जरूरत होती है, इसलिए मटर के पौधे का चुनाव किया उन्होंने। तो मटर के पौधे को कम से कम 2-3 बार उगा सकते हैं, 4 बार उगा सकते हैं साल भर में, 1 वर्ष में, और उसके अध्ययन में सुविधा होगी, इसलिए लिया था। मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया कि उसमें स्वयं परागण होता है। तीसरा इसका ये मटर के पौधे का चुनाव उसने इसलिए किया था क्योंकि मटर का पौधा छोटा होता है। मटर का पौधा छोटा होता है और छोटा होने के नाते उसको संभालने में सुविधा होती है और आसानी से वह संभल जाता है और उसके अध्ययन में हमें सुविधा होती है, इसलिए मटर के पौधे का उन्होंने चुनाव किया था। तो और चौथा लक्षण था, इसमें एक कई लक्षण मिलते हैं। मटर के पौधे में ढेर सारे अध्ययन करने के लिए लक्षण मिलते हैं, इसलिए उन्होंने मटर का चुनाव किया। जैसे फली का आकार, फूल का रंग, पिचका हुआ सीड, ठीक है, नाटा पौधा, लंबा पौधा, तो ये सब कई ऐसे लक्षण मिलते हैं जिसका हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चुनाव किया। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब एक बार फिर से देख लीजिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के जो ईसाइयों के चर्च में पादरी थे, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि उन्होंने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया। तो मटर के पौधे का चुनाव करने का मुख्य यहाँ पर मतलब ये था कि उन्होंने अपने प्रयोग में मटर के ही पौधों को क्यों चुना। तो मटर का पौधा साल भर में यानी 1 वर्ष में 3 से 4 बार उगाया जा सकता है, जिससे अध्ययन उसका ढेर सारा हम अध्ययन कर सकते हैं। यानी 12 महीने में जब 4 पीढ़ी हम ले लेंगे तो जो लक्षण है, जो निरीक्षण है हमारा, वो निरीक्षण हम करके देखेंगे कि क्या क्या नए नए लक्षण आए हैं, तो अध्ययन हमारा एक्सपेरिमेंट तीव्र गति से होगा। स्वयं परागण आसानी से इसमें होता है, इसलिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है या पर परागण की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। और उसके बाद मटर का पौधा छोटा होता है और आसानी से उसको हम संभाल सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, तो सुविधा की दृष्टिकोण से इसलिए उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। और मटर के पौधे में कई लक्षण ऐसे होते हैं जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं, जैसे फली का आकार, पिचका हुआ सीड, फूला हुआ सीड, फूल का रंग और टेंड्रिल्स युक्त मटर का पौधा और बिना टेंड्रिल का मटर का पौधा। तो ये सब ऐसे लक्षण हैं, इसके कारण मटर के पौधे का चुनाव किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अब मेंडल ने ढेर सारे नियम दिए थे, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, डाइहाइब्रिड क्रॉस का, तो उसका हम अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए